हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? आज हम ऑनलाइन अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा जी। अपनी बॉटनी का लास्ट टॉपिक, अपनी बॉटनी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेटा जी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोगों ने क्लास के अंदर अपना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रखा था फोटोसिंथेसिस, जिसका अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। बट बिकॉज अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक हम क्लास में ही खत्म कर लेंगे अपना। अभी हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम बेटा जी? यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि अपना बोटनी का लास्ट चैप्टर है। बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है। आपको मजा आएगा पढ़ के कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है, कैसे वो डेवलप करता है थ्रू आउट द लाइफ। तो क्या क्या चीजें होती है, उन वर्ड्स को डिफाइन करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके साथ बेटा जी अबाउट द ग्रोथ। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। जब आप लोगों ने 11th क्लास को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। उस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर आपने सबसे पहले बातें की थी अबाउट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ग्रोथ। आई थिंक आपको याद होगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ना शुरू किया था बेटा, जो क्या पढ़ी थी आपने? ग्रोथ। के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। अब दोबारा से उसी वर्ड की बातें करनी, कुछ नई बातें ऐड ऑन होगी। और यहां पे हम जो बातें करेंगे अबाउट द ग्रोथ, वो बातें करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, क्या होता है, क्या रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। वो सब बातें हम यहां पे शुरू कर रहे हैं। चलिएगा टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की क्लास में बातें करते हैं पहले यहां पे ग्रोथ वर्ड के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप एक बात बोलते हो, इरिवर्सिबल इंक्रीज, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, वेट। कोई भी यहां पे इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज होना है किसमें बेटा जी? यहां पे आपका कि आपकी लेंथ बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ड्राई वेट बढ़ रहा है, यहां पे आपका फ्रेश वेट बढ़ रहा है यहां पे, या आपकी लेंथ बढ़ रही है, या फिर वॉल्यूम बढ़ रही है, या फिर सरफेस एरिया बढ़ रही है। हम जरा वर्ड को समझ के देखते हैं। आप लोग ये कहते हो सर हमने खेतों के अंदर अपना सीड डाला। सबसे पहले में दिखाई देता है कि सीड वहां पे जर्मिनेट करता है और सीड वहां पे ग्रो करना शुरू करता है, जर्मिनेट करता है। और आप एक सर सीड से एक छोटा सा सीडलिंग निकल के बाहर आ गया और आपको बच्चा दिखाई देता है एक ऐसा छोटा सा प्लांटलेट धरती के बाहर आ रहा है, दिखाई देता है आप लोगों को ऐसा। फिर आप देखते हो कि उसका यहां पे साइज इंक्रीज होना शुरू होता है और वो अपने लाइफ में यहां पे ग्रो करना शुरू करता है और उसकी लेंथ, उसकी हाइट ऑफ द प्लांट क्या होता है, यहां पे इंक्रीज होना शुरू होता है। आपको दिखाई देता है बेटा जी कि वो प्लांट बढ़ के आपका बेटा जी बड़ा हो गया। इवन आपको यह भी दिखाई देता है कि उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है बेटा जी, यहां पे इंक्रीज हो जाता है। क्या ये दोबारा से छोटा हो सकता है? पारस बेटा, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये दोबारा से छोटा हो सकता है? क्या जो पत्ते का साइज बड़ा हुआ है तरुण, जो पत्ते का साइज बड़ा हुआ है, क्या वो दोबारा से छोटा हो सकता है? आपका आंसर होगा नो। वही बात हम यहां पे कह रहे हैं कि जो भी यहां पे इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है साइज में, वेट में, वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में, इन सब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा बेटा जी? आपका ग्रोथ। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं यहां पे आपके साथ में। तो मैं एक वर्ड बोलूं यहां पे, व्हाट इज ग्रोथ? तो आप कह सकते हो इट इज ए इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन वेट, साइज, length, volume, surface area of organ or organism। किसी ऑर्गन का किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अगर ये सब चीज होती तो हम कहते हैं वो क्या है बेटा जी? हमारे यहां पे ग्रोथ है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि जो भी चेंज अगर रिवर्सिबल हो रहा है, जो भी चेंज यहां पे रिवर्सिबल हो रहा है, तो हम उसे कभी ग्रोथ में डिफाइन नहीं करेंगे। आप ऐसा कहते हो सर बारिश के सीजन में
हमारी लकड़ी स्वेलअप हो जाती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो स्वेलअप हो जाती है। आपने फील किया होगा रेनी सीजन में हमारे जो दरवाजे होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, वो रुकना शुरू कर देते हैं या फिर उनमें एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। अब प्रिया बेटा यहां टॉपिक को समझ के देखो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन उस वुड का साइज इंक्रीज हो गया, उस लकड़ी का साइज बढ़ गया। आप कहोगे सर वो इंक्रीज हो गया मतलब वो तो ग्रोथ हो गई है, बट जैसे रेनी सीजन ऑफ होगा आपको दिखाई देगा वापस वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। इट मींस वो जो चेंज हुआ था ना वो रिवर्सिबल था बेटा जी, वो इरिवर्सिबल नहीं था। मीनाक्षी क्लियर होता है ये वर्ड अपने दिमाग में कि वो चेंज कैसा था, यहां पे रिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल नहीं था। ग्रोथ में वहां वर्ड यूज कर रहा हूं जहां पे चीजें कैसी हो बेटा जी अपने लिए यहां पे इरिवर्सिबल हो, वो परमानेंट है। बढ़ गया तो मतलब बढ़ गया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा यहां पे ग्रोथ बोलते हैं। आई होप वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब कोई आपसे पूछे सर ग्रोथ होती कैसे है या ग्रोथ का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बेटा जी देखो ग्रोथ का एक ही मतलब है यहां पे कि जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी टिश्यू या जो भी आपका ऑर्गन यहां पे ग्रो कर रहा है उसमें चीजों का सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ द न्यू सेल मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ द न्यू रॉ मटेरियल, उसमें नई नई चीजें बनने लग रही। तो मैं कहूंगा बेटा जी growth is due to metabolic activity and by expenditure of energy। ग्रोथ बेटा फोकट में नहीं होती है, उसकी कीमत है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी आपको। वहां आपकी बॉडी में न्यू रॉ मटेरियल बनता है तो वो एक सिंथेसिस का प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो एक हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है। तो आपने कहा ये होती है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और अच्छा वर्ड बोलूं, आप कहोगे सर क्या मेटाबॉलिक, तो आपने दो वर्ड पढ़े, या तो चीजें टूट रही है तो आप कहोगे कैटाबॉलिक भी है, तो साथ में क्या है यहां पे एनाबॉलिक है। पर ग्रोथ कब होगी, जब चीजें टूटने लग रही है और नई चीजें बनने लग रही है। व्हेन द रेट ऑफ एनाबॉलिक इज ग्रेटर देन द कैटाबॉलिक। बड़ा जबरदस्त वर्ड बोला मैंने। व्हेन एनाबॉलिक ग्रेटर देन कैटाबॉलिक एंड न्यू मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन सेल। सेल में न्यू मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा जी यहां पे आपका ग्रोथ। यानी कि सेल का जब प्रोटोप्लाज्म अपने आप को इंक्रीज करेगा, प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ेगा, तब जाके क्या होगी बेटा जी यहां पे ग्रोथ होगी। ठीक है, अब हम यहां बातें कर रहे हैं अबाउट द प्लांट, तो हम नॉर्मली बातें करें कि भाई ग्रोथ कैसी होती है, तो हम एक वर्ड बोलने वाले हैं बेटा जी यहां पे in plant growth is indeterminate। अब चिंकी बेटा ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेंट है। इसका क्या मतलब है, तो आप एक कहोगे इसका मतलब है ग्रोथ वहां पे बेटा जी अनलिमिटेड है। अब श्रुति बेटा आपके दिमाग में पॉइंट आया होगा सर अनलिमिटेड का क्या मतलब है, तो बेटा मैं कहूंगा ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो है जब तक वो ग्रो करता रहेगा। मतलब कोई एज फिक्स नहीं है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, डिवाइडिंग टिश्यू हमेशा उसके पास प्रेजेंट है और वो डिवाइड करता रहता है और ग्रो आपका करता रहता है, उसका ऑर्गन्स उसके साइज हमेशा बढ़ते रहते हैं। मैं कहूंगा इसका मतलब उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। वो कैसा है बेटा जी यहां पे अनलिमिटेड है, ग्रोथ है वो थ्रू आउट दी लाइफ है। अब यहीं पे कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या सर पूरे प्लांट में ऐसा काम होता है, क्या सब प्लांट में ऐसा काम होता है, या प्लांट के सारे टिश्यू में, प्लांट के सारे ऑर्गन में ऐसा होता है, तो इसका आंसर मिलेगा मानसी आपको नो, ऐसा नहीं होता है। प्लांट की हम मेनली बातें करते हैं अपने यहाँ पे स्टेम्स की, और मेनली हम बातें करते हैं रूट की, हम बातें करते हैं ब्रांचेस की, तो दे हैव द
इंडिपेंडेंट ग्रोथ। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने कहा प्लांट की स्टेम, प्लांट की रूट एंड ब्रांचेस, इनके साथ ऐसा होता है। बट व्हाट अबाउट लीफ? लीफ का एक साइज है, वो जब पूरा हो जाता है उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फ्रूट के केस में उसका एक साइज है, जब वो अटेंड हो जाता है उसकी साइज, उसका ग्रोथ रुक जाती है। तो आपने कहा इन द केस बट इन द लीफ एंड फ्रूट growth is डिटर्मिनेंट। उनमें ग्रोथ कैसी है बेटा? परमजीत, उनमें ग्रोथ कैसी है? डिटर्मिनेंट है। मतलब क्या इस बात का आर्यमान बेटा जी? उनकी ग्रोथ कैसी है बेटा जी? उनकी ग्रोथ लिमिटेड है। उनकी ग्रोथ लिमिटेड है। तो आपको दो बातें याद रखनी है। आपको प्रायोरिटी पे पूछा जाए कि प्लांट की ग्रोथ कम से क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं बेटा तो उसके लिए इनडिटर्मिनेंट, बट थोड़ा से वर्ड स्पेसिफाइड हो जाता है, थोड़ा से वर्ड लिमिटेड हो जाता है कि यहां पे हर एक पार्ट ऐसा नहीं है। पलक, पारुल, ये वर्ड सबके ऊपर लागू नहीं होता है। शिवानी बेटा, हम ये वर्ड भी यूज कर रहे हैं कि वो यहां पे डिटर्मिनेंट है बट लिमिटेड है। बट किसके केस में? इन द केस ऑफ लीफ, इन द केस ऑफ फ्रूट, वो कैसी है? लिमिटेड है, एक एक्सटेंट तक होगी और ज्यादा नहीं होने वाली, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होने वाली। आई होप वर्ड क्लियर होता है यहां पे। एक और बात करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है। क्या वो ग्रोथ एक जगह पे फिक्स है या फिर वो पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है? तो हम उसकी तरह बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं in plant growth is localized. Growth is localized and open. बड़ा जबरदस्त वर्ड है, बड़े जबरदस्त वर्ड है। लोकलाइज्ड वर्ड का क्या मतलब है? आप ये कहते हो सर अगर हम प्लांट को देखें तो हम कुछ ऐसा देखते हैं, ये हमारा प्लांट है। मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, आपने कही हमारा प्लांट का ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे। ये है सूट की टिप जिसके पास मेरिस्मेटिक सेल बैठी। आपने कहा सर ये है सूट एपिकल मेरिस्टम। आपने कहा सर यहां पे रूट एपिकल मेरिस्टम, ऐसा वर्ड हमने यूज किया था। इफ यू रिमेंबर सैम वंशी का बेटा, ऐसा वर्ड हमने यूज किया था, राइट। ओके, आपने कहा सर अगर हम सेंट्रल पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट है उसका, हम डाइकोट प्लांट की बात करते तो सर ये है उसका पार्ट हमारा वस्कुलर कैम्बियम का। आपने कह दिया ये जो है वो क्या है बेटा जी? यहां पे लेटरल मेरिस्टम। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने एनाटॉमी में एक वर्ड पढ़ा था कि प्लांट के पास एक ग्रोइंग टिश्यू है, उसका नाम होता है मरिस्टम। मरिस्टम एक लैटिन के वर्ड से आया था, मरिस्टोज से, और उसका मतलब होता है टू डिवाइड। एक ही टिश्यू प्लांट में ऐसा है जो लगातार अपने आप को डिवाइड कर सकता है और नई सेल्स को बना सकता है। वो टिश्यू कौन सा है बेटा जी? यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो। बाकी वो टिश्यू आपके स्पेशलाइज्ड हैं, दे आर द परमानेंट टिश्यू, दे डोंट हैव द पावर ऑफ द डिवीजन। तो निधि लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फिक्स। आपने कहा है या तो सर वो एपिकल मेरिस्टम है, या फिर वो इंटरक्लेरी मेरिस्टम है, या फिर वो लेटरल मेरिस्टम है। तो इसका मतलब जो ग्रोथ का रीजन है वो भी तो फिक्स है, वो लोकलाइज्ड है कि यहीं से ग्रोथ होने वाली है।
टिप से हमेशा प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। आप अगर अपने घर में चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके घर में कोई प्लांट अगर ऐसे ग्रो हो रहा है, आप उसको बिल्कुल सोइल के लेवल के ऊपर अगर एक ऐसे कोई भी मार्क कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना भी बड़ा प्लांट हो जाए वो हमेशा भैया जी वहीं पे ही रहेगा उसकी, क्योंकि ग्रोथ कहां से होती है उसकी बेटा जी, टिप से होती है। क्योंकि टिप के पास क्या बैठी होते हैं, यहाँ पे आपकी सूट एपिकल मेरिस्टम बैठी है, और जो एपिकल मेरिस्टम है वही बेटा जी यहाँ पे डिवाइड करवाती है, क्योंकि वो एपेक्स पे टिप पे वहीं से डिवाइड कर करके वो नई सेल्स को बना बना के नीचे बेटा जी एड ऑन करती है। ये बात आपने सब एनाटॉमी में की थी बेटा जी, तो मैं वही सब बातें आपके साथ कर रहा हूं। ये रूट का साइज नीचे बढ़ता जा रहा है और स्टेम का साइज ऊपर बढ़ता जा रहा है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि नीचे से रूट से प्लांट ऊपर निकलता जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। द लोकेशन ऑफ द ग्रोथ इज फिक्स्ड, इट टेक फ्रॉम द टिप पार्ट ऑफ द मेरिस्टम। वो कैसे होती है, टिप पार्ट से होती है। आपने कहा था जो हमारी टिप को डिवाइड करके न्यू सेल्स को ऐड करती है और हमारा प्लांट अपने आप को ग्रो करता जाता है। क्लियर हो रहा है वर्ड अपने दिमाग में? चलिएगा, आपने कहा सर इसका मतलब ग्रोथ जो है वो फिक्स है, तो आपने कह दिया ग्रोथ कैसे यहां पे लोकलाइज्ड है। अब अगला वर्ड आता है ओपन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ग्रोथ कभी बंद नहीं होती ना, ग्रोथ तो थ्रू आउट द लाइफ है ना, वो तो होती रहती है ना ग्रोथ तो। और अगर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती रहेगी, मैं कहूंगा हमेशा यहां पे ग्रोथ के दरवाजे खुले हुए हैं, यहां कभी ग्रोथ बंद ही नहीं होती है, यहां कभी ग्रोथ रुकती ही नहीं है। तो मैंने कहा ग्रोथ कैसी है, लोकलाइज्ड है एंड ओकर थ्रू आउट द लाइफ। दैट्स व्हाई मैंने कहा वो कैसी है बेटा जी, यहां पे आपकी ओपन है, वो एक ओपन टाइप की ग्रोथ है। तो ये वर्ड हमने यूज किया। आप इस तरह से डायग्राम बना के बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट ही हमारा ग्रो करने वाला है। बट अब एक वर्ड आता है, क्या सर सबके सब प्लांट में ऐसा होता है? तो मेरा आंसर मिलेगा फिर दोबारा से नो। ये बात लागू होती है ऑन हायर प्लांट। कहां बात लागू होती है, ऑन दी हायर प्लांट। बट व्हाट अबाउट द लोअर प्लांट? मैं बात कर रहा हूं मेनली बेटा जी आपके साथ एल्गी की। एल्गी के केस में ऐसा नहीं होता है। एल्गी की जो ग्रोथ होती है बेटा जी वो होती है डिफ्यूज ग्रोथ। आपको याद होना चाहिए एपिकल मेरिस्टम इज अब्सेंट इन द केस ऑफ द एल्गी। एल्गी में आपने कभी नहीं कहा कि उसके पास एपिकल मेरिस्टम, उसकी बॉडी तो थैलस लाइक है ना अंशु, उसकी बॉडी तो थैलस लाइक है, फैली पड़ी है पानी में, फैली पड़ी है पानी में, थैलस लाइक है, वो थैले की जगह थैले की तरह बढ़ती जा रही है। उसकी ग्रोथ तो थैलस लाइक है, उसकी हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में क्या बैठी है, मेरिस्टेमेटिक सेल बैठी है, उसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। तो मैं कहूंगा एल्गी के केस में जो ग्रोथ है वो कैसी है बेटा जी, यहां पे डिफ्यूज ग्रोथ है, ना कि वो लोकलाइज्ड। यस वो भी ओपन है, वो भी ओपन है। मैं मक्कर ये नहीं कह रहा हूं क्रिस कि यहां पे वो आपकी क्लोज हो रही है, मैं कह रहा हूं वो भी ग्रो कर रहा है थ्रू द लाइफ, वो भी इंडेफिनिट ग्रोथ करेगा यहां पे, बट उसकी ग्रोथ का पैटर्न कैसा है, यहां पे डिफ्यूज्ड है, ना कि वो लोकलाइज्ड है। आई थिंक ये वर्ड क्लियर हो गया होगा दिमाग में। एल्गी के केस की हमने ऐसी बातें की है। चलिएगा एक और बात कर लेते हैं इसी डायग्राम के साथ में, कि ग्रोथ भी मेनली दो प्रकार की होती है। ग्रोथ भी मेनली दो प्रकार की होती है। कैसी कैसी? आपने कहा था या तो ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ, रॉबिन बेटा हमने वर्ड पढ़ा था एनाटॉमी के अंदर, असीम आर्यन, ग्रोथ है बेटा जी यहां पे आपकी प्राइमरी ग्रोथ। सचिन ये क्या है मतलब? ग्रोथ इज इन द अलोंग द एक्सिस, मतलब प्लांट अपनी हाइट को बढ़ा रहा है, प्लांट अपनी हाइट को बढ़ा रहा है, इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आप ये कहते हो वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी लेंथ को बढ़ाए जा रहा है, वो ग्रोथ कैसी है बेटा जबकि प्राइमरी। तो आप ये कहते हो इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, पहला पॉइंट। दूसरा को आप बोलो यहां पे आपने इट इज ड्यू टू एपिकल एंड intercalary meristem, it is due to apical and intercalary meristem। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है।
क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर में मीनाक्षी कि प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू द एपिकल एंड द इंटरक्लेरिमल स्टेम। ये सब बातें बेटा जी मैंने आपको बताई है, लिखवाई है किस चैप्टर में, एनाटॉमी के अंदर। जब हमने वहां पे ग्रोथ वर्ड वहां भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था बेटा जी। तो हम वही बात कर रहे हैं बेटा जी यहां पे कि जो भी हमारी प्राइमरी ग्रोथ होता है उसका मतलब है हाइट में इंक्रीज होना। निधे बेटा हाइट में इंक्रीज होना ही क्या है यहां पे प्राइमरी ग्रोथ है। किसकी वजह से हो रही है ग्रोथ? ये होती है एपिकल और इंटरक्लेरिमल सिस्टम की वजह से होती है ग्रोथ। क्लियर हो रही है बातें? आपने कहा दूसरी ग्रोथ जो होती है उसका नाम होता है बेटा जी यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ। ये किसकी वजह से होती है? तो आपने कहा इसका मतलब क्या है? आप ये कहते हो सर जब हमारी ये लेटरल मेरिस्टम काम करती है, वस्कुलर कैम्बियम जब काम करती है, कॉर्क कैम्बियम जब काम करती है, तो उस टाइम पे ये इस तरह से नई सेल्स को एड ऑन करती है। प्रिया वर्ड याद आ रहा है? वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी में आपने कहा था कि रेट ऑफ जाइलम फॉर्मेशन इज 8 to 10 times मोर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोएम। जाइलम 8 से 10 गुना ज्यादा बनाते हैं इन कंपैरिजन टू द फ्लोएम। जाइलम कहां बैठा है? सेंट्रल पार्ट में बैठा है ना। नया नया जाइलम बनने लग रहा है, नया नया जाइलम बनने लग रहा है। उसका अंदर का हिस्सा अगर नया बनता जाएगा उसका क्या होगा यहां पे? इंक्रीज इन द ग्रेथ, इंक्रीज इन द डायमीटर, इंक्रीज इन द डायमीटर, इंक्रीज इन द ग्रेथ। वो ग्रोथ जो है वो क्या है बेटा जी यहां पे? सेकेंडरी ग्रोथ है। हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका डायमीटर बढ़ रहा है। हाइट नहीं बढ़ रही है श्रुति, उसका डायमीटर बढ़ रहा है। वो ग्रोथ क्या है यहां पे? सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपने कहा इंक्रीज इन ग्रेथ और डायमीटर, इंक्रीज इन ग्रेथ और डायमीटर, ये किसकी वजह से है? ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। लाइक, अरे आप बताओ नाम मेरे को, याद आए कुछ वर्ड? कौन से थे यहां पे लेटरल मेरिस्टम में? लाइक कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। अरे मेरे बेटा ये सारे वर्ड तो आपने पढ़े हैं, कुछ भी तो नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है मेरे बेटा, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ये सब एनाटॉमी की बातें कर रहे हैं हम आपके साथ में कि कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, ये सब लेटरल मेरिस्टम के एग्जांपल थे। इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, ये सब वर्ड आपने सुन रखे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को। आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको सब पता है ये बातें। बातें क्या हो रही है? जब प्लांट अपनी हाइट ऐसे अपना साइज ऐसे बढ़ाता है तो हम कहते हैं वो क्या हमारा यहां पे इंक्रीज इन द ग्रोथ है, वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है। और जब वो ऐसे हाइट को बढ़ाता है वो हमारी प्राइमरी ग्रोथ है। तो प्लांट दो तरह से ग्रो करता है यहां पे। तो हमने क्या क्या बातें की, थोड़ा समराइज करते हैं चीजों को। ग्रोथ को हमने डिफाइन किया। ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। जब एनाबॉलिज्म तेज होता है, कैटाबॉलिज्म से तो न्यू मटेरियल सिंथेसाइज होता है, सेल में एड ऑन होता है। एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम प्लांट अपने आप को क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रोथ एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, ये एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी से होता है। प्लांट की ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, अनलिमिटेड है, वो लोकलाइज्ड है, वो ओपन है। आपने कहते ग्रोथ है तो प्राइमरी है या फिर यहां पे सेकेंडरी है, ये सब वर्ड आप लोगों ने जान लिए। चलिएगा, ये सब वर्ड आप लोगों ने जान लिए। अब मैं बात करता हूं फेज ऑफ द ग्रोथ। बड़ा जबरदस्त वर्ड है। व्हाट आर द फेज ऑफ द ग्रोथ? अपनी हेडिंग डालनी है आप लोगों को। कितने फेज में ग्रोथ कंप्लीट होती है? तो सबसे पहला फेज मल्टीप्लीकेशन। नाम को समझ के देखो, डायग्राम बना देते हैं आप लोगों के लिए। आपने कहा सर ये हमारा प्लांट है, ये उसकी टिप है, ये हमारा प्लांट और ये उसकी टिप है, और इसके पास बैठी हमारी सूट एपिकल मेरिस्टम। चिंकी क्या बैठी है यहां पे? छंछल यहां बैठी है बेटा जी हमारी सूट एपिकल मेरिस्टम। निधि गुड़िया यहां बैठी हमारी सैम।
ये सब वर्ड आपने सुने हुए, कुछ भी तो नया नहीं है मेरे बच्चा, कुछ भी तो नया नहीं है। आपने ऐसे बना दिया कि सर ये जो टिप का पार्ट है वंशिका बेटा, ये पूरा टिप का पार्ट किससे बना है बेटा जी? सैम से बना है, सूट एपिकल मेरिस्टम से बना है। ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल है जो लगातार अपने आप को डिवाइड करती रहती है, क्योंकि मेरिस्टोज वर्ड का मतलब ही क्या होता है? टू डिवाइड, दे हैव द डिवाइडिंग पावर। तो आपने कहा सर ये सेल डिवाइड करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, by the process of the mitosis and give rise to the new cells, give rise to the new cells। तो सबसे पहला ग्रोथ होने के लिए सबसे पहला काम क्या है बेटा जी यहां पे? कि मल्टीप्लिकेशन हो, सेल्स अपने आप को डिवाइड करे। तो आपने कहा इन दिस स्टेप मेरिस्टेम सेल undergo mitotic division and give rise to new cells। ये पहला पॉइंट आपने बोला। अब मीनाक्षी बेटा कोई पूछे कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका होने की लोकेशन क्या है, इसका जोन क्या है, ये कहां पे होता है? तो आपने कहा इट ओकर at the tip of the plant stem, root and branches। चाहे वो ब्रांच है, चाहे वो स्टेम है, चाहे रूट है, उसकी टिप के ऊपर ये काम होने लग रहा है बेटा जी। ठीक बात है, ओके। अब आप थोड़ा सा पीछे जाके कह सकते हो सर ये मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड करती हैं तो इनके कुछ फीचर्स तो होंगे। तो हम ज्यादा फीचर्स नहीं, बट छोटी छोटी कुछ बातें कहें आपसे, तो आप ऐसा कह सकते हो मेरिस्टेम सेल्स हैव अबेंडेंट, और मैं कहूंगा डेंस प्रोटोप्लाज्म। मानसी बेटा क्या उनके पास में? डेंस प्रोटोप्लाज्म, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्राइमरी thin cell wall that is made up of cellulose and pectin। ये सब बातें आपने नई नहीं है, ये सब बातें आपने पढ़ी है जब अपने एनाटॉमी के अंदर मेरिस्टेम पढ़ा। मैं जस्ट एक बार फॉर द रिवीजन मैं आपकी बातें बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन कहां पे हो रहा है? टिप पे हो रहा है। कौन कर रही है? आपकी एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स कर रही है। आपने कहा यहां पे लगातार मेरिस्टेम की सेल अपने आप को डिवाइड करती है और नई सेल्स को बनाने का काम करती है। आपने कहा ये होता कहां है? टिप पे होता है। और मेरिस्टेम की सेल्स होती कैसे? दे हैव द डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे हैव द लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, they have the primary thin cell wall that is made up of cellulose and pectin। ये सब और भी आपने बहुत सारे फीचर्स पढ़े हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज हम नहीं आ पाते, दोबारा कर ली उसको लेके। ये आपने बात है कि पहले फेज की, ये यहां होने लग रहा है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। अगले फेज पे आते हैं। पहला फेज हमारा खत्म। अब जरा सोच के देखिएगा अगला काम क्या होता है। मैं यहां पे रूट को लेके चलता हूं, तो रूट को लेके आपको ज्यादा अच्छा काम समझ में आएगा, पर चलो कोई नहीं, रूट हो चाहे सूट हो, हमें चीज को समझना है। अगला फेज आता है बेटा जी इलोंगेशन फेज। अगला फेज कौन सा है बेटा जी? इलोंगेशन। तो जरा सोचिएगा, अब जो यहां पे न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, जो यहां पे न्यूली फॉर्म सेल्स हैं,
absorb minerals and water. वो सराउंडिंग सेल से क्या करेंगे बेटा जी, आपके वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। आपने ये बात कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, जब आपने एक बात बोली थी ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट में, आपने ये कहा था जब भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता था, आपने कहा था दो वर्ड आते हैं वहां पे, सोर्स और सिंक। ग्रोइंग रीजन इज द सिंक, ग्रोइंग रीजन इज द सिंक। लेने वाला जो पार्ट है वो ग्रोइंग पार्ट है। मीनाक्षी वर्ड को कनेक्ट करके देखो, यहां ग्रोइंग पार्ट है जहां पे सेल्स डिवाइड कर रही है, तो जो सेल्स डिवाइड कर रही है वहां पे आपके मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड होने लग रहे हैं, वहां पे आपका न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेड होने लग रहा है, वाटर वहां पे ट्रांसपोर्टेड होने लग रहा है। तो आपने कहा सर न्यूली फॉर्म सेल्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया क्या बेटा जी, मिनरल्स और वाटर को। अब आप कहते हो सर अगर मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो सर सेल के अंदर चीजें आएंगी, तो सर सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होगी। कैसे, तो आपने ये कहा एंड ड्यू टू दिस साइज ऑफ वैक्यूल गेट इंक्रीज। जब उसमें नई नई चीजें आने लग रही है, मिनरल्स आने लग रहे हैं, पानी आने लग रहा है, तो उसमें वो सब चीजें स्टोर हाउस में स्टोर होंगी, वैक्यूल में स्टोर होंगी, तो वैक्यूल का साइज बड़ा होगा, और वैक्यूल का साइज बड़ा होगा तो वो मेम्ब्रेन पे फोर्स लगाएगा, मेम्ब्रेन पे फोर्स लगेगा, सेल टर्जिड होगी तो वो सेल वॉल पे फोर्स लगाएगा, और सेल वॉल पे जब फोर्स लगाएगा तो सेल वॉल तो भैया जी उसकी थिन है, इलास्टिक है, सेल वॉल उसकी थिन है और इलास्टिक है, उस पे अगर फोर्स लगेगा तो न्यू सेल वॉल की मटेरियल वहां पे डिपॉजिट होना शुरू होंगे, और न्यू सेल वॉल बन की सेल अपने आप के साइज को क्या करेगी, यहां पे इनलार्ज करेगी। क्या करेगी, अपने आप को इनलार्ज करेगी। तो मैंने कहा न्यूली फॉर्म सेल्स अब्सॉर्ब minerals and water, and due to this the size of the vacuole get increase, and it increase turgidity of the cell, it increase turgidity of the cell, cell को turgid करेगा, and help in enlargement ऑफ सेल, और हेल्प करेगा कि सेल अपने आप को क्या करे, इनलार्ज करे, ग्रो करे। ठीक बात है। अगला पॉइंट बोल देते हैं यहीं पे, न्यू सेल वॉल मटेरियल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एंड न्यू cell will get formed. Due to all these activity, cell get enlarged in size. सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनलार्ज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपने इस फेज का नाम क्या बोला, यहाँ पे इलोंगेशन। क्या बोला आपने, इलोंगेशन। चलो डायग्राम में दिखाते हैं इन बातों को। अगर मैं कहूं यहां पे न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, दे गेटिंग इनलार्ज, वो इस तरह से इलोंगेट हो गई। आपने कहा ये वाला फेज में हमें समझ में आता है कि सेल गेट इनलार्ज। अब इतनी बड़ी होती नहीं है, बस जस्ट हम समझाने के लिए आपको बातें समझा रहे हैं कि आपको चीजें डायग्रामेटिकली भी कुछ क्लियर हो जाए। यस, यहाँ पे सेल्स अपने आप को इनलार्ज कर रही है। ठीक बात है। तो आप ऐसा कुछ कह रहे हो यहां पे,
कि सर ये वाला जो फेज था यहां पे तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, ये वाला जो फेज है वहां पे इलोंगेशन होता है। तो मीनाक्षी बेटा कोई पूछ ले व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इलोंगेशन, ये लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे जस्ट बिहाइंड द मल्टीप्लीकेशन जोन, जस्ट बिहाइंड द टिप, टिप से जस्ट पीछे कोई बैठा है, तो कौन बैठा है, इलोंगेशन वाला जोन बैठा है, वो वाला फेज वहां पे होने वाला है। ठीक है, थर्ड फेज में आते हैं। मैच्योरेशन फेज। अब इन्हें जितना मैच्योर होना था, जितना इन्हें इलोंगेट होना था हो लिया। नाउ दे गेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। अब वो अपने स्ट्रक्चर को फिक्स करेंगी और उन्हें जो फंक्शन अचीव करना था वो यहां पे वो कर लेंगे। तो आपने कहा इस फेज में क्या होने वाला है, सेल्स गेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। तो क्या होगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनली अपने आप को डिफरेंशिएटेड हो जाएगी। ये इसके साथ ही भाई तीन जोन खत्म होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, इलोंगेशन और आपका मैच्योरेशन। तीन स्टेप में भैया जी खेल यहाँ पे। तो इसके नीचे जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका मैच्योरेशन जोन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो यहां पे जो सेल्स है वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली मैच्योर होगी। पैरेन्काइमा उन्हें बनना था, कोलेनकाइमा उन्हें बनना था, स्केलेनकाइमा उन्हें बनना था। उन्हें जो भी बनना था वो बन के तैयार हो गए। उन्हें जो फंक्शन परफॉर्म करना था वो फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करके यहाँ तैयार कर दिया। आप कहते हो सर इस तरह से यहाँ पे हमारा ये जोन बन गया, कौन सा, मैच्योरेशन जोन। इसके साथ ही हमारे बेटा जी फेज ऑफ द ग्रोथ क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब हमारे दिमाग में एक पॉइंट आता है, सर ग्रोथ हमने लिविंग वर्ल्ड में कहा था कि ग्रोथ दो प्रकार की होती है, या तो इंट्रिंसिक होती है या फिर एक्सट्रिंसिक होती है। तो मैं वो बात यहां पे दोबारा आपके साथ कर लूं। आप बार बार एक बात कर रहे हो कि सर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, न्यू मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं तो हमारी ग्रोथ होती थी। याद रखना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर था कि दे ऑलवेज शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, दे नेवर शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। वो हमेशा क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ को शो करते हैं, कभी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को शो नहीं करते। तो याद रखना सब कुछ सेल्स के अंदर हो रहा है, नया प्रोटोप्लाज्म बनने लग रहा है, नए रॉ मटेरियल बनने, दैट्स व्हाई यहां पे ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ इज टोटली इंट्रिंसिक, ग्रोथ इज टोटली इंट्रिंसिक है यहां पे बेटा जी, ये बात आपको यहां याद रखनी है। ठीक बात है, चलेगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। कोई पूछे आपसे कि भाई ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या ग्रोथ को हम कभी मेजर कर सकते हैं, तो आप समझना बात को, ग्रोथ इज मेजरेबल। Growth is a quantitative phenomena। ये बेटा कैसे फिनोमिना है, यहां पे क्वांटिटेटिव फिनोमिना है, मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में हम इसे मेजर करते हैं। आपने कहा सर सेलुलर लेवल के ऊपर तो सेल्स के अंदर न्यू मटेरियल बनने लग रहा है, प्रोटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स की बात करेंगे यहां पे जिनके तहत हम ये कह सकते हैं कि यस ग्रोथ मेजरेबल है, ग्रोथ मेजरेबल है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना है जिसे हम मेजर इजीली कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो यस ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव फिनोमिना, इट्स टोटली मेजरेबल। वो कैसी बेटा जी, यहां पे मेजरेबल है, हम उसे मेजर कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, तो चलिएगा हम बात करते हैं। पहला वर्ड में बोलू इंक्रीज इन सेल नंबर। आपने अभी कहा कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर
सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस से अपने आप को डिवाइड करती है। अगर वो माइटोसिस के प्रोसेस से अपने आप को डिवाइड करती है, मतलब सेल्स का नंबर यहां पे लगातार बेटा जी बढ़ता जा रहा है, और अगर सेल का नंबर यहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है तो यस वी कैन काउंट द सेल्स नंबर। तो आप ये कहोगे सर उसका नंबर यहां बढ़ रहा है, तो हम उस नंबर की बात कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी सेल डिवाइड बाय माइटोसिस and there is increase in cell number। आप लोग से कोई एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल की बात करते हैं। मेज प्लांट, एपिकल मेरिस्टम divide and give rise to 17,500 cells per hour। एक घंटे में वो डिवाइड करती है और किस रफ्तार से 17,500 सेल्स बनाती है। सोचो एक सेल का साइज तो माइक्रोमीटर में है, हमें नहीं दिखाई देगा, हमें वो मेजर नहीं हो पाएगा। उसका प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना हम निकड आई से नहीं देख पाएंगे, हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। बट सोच के देखो, यहां पे चिंकी, श्रुति, भूमिका, सोच के देखो, जब एक प्लांट इतना ज्यादा डिवाइड करेगा, इतनी ज्यादा सेल्स को बनाएगा, तो उसका इंक्रीज होगा यहां पर। वो हमें सेल नंबर यहां पे नोटिसेबल होगा, हम उसे मेजर कर पाते कि यह सेल का नंबर बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। एक घंटे में 17,500 न्यू सेल्स क्या हो रही है वहां पे एड ऑन हो रही है। तो ये इंक्रीज इन सेल नंबर इज वन ऑफ द पैरामीटर दैट्स टोटली हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि यस ये क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। अगले वर्ड पे आते हैं, इंक्रीज इन साइज। अभी आपने कहा कि सर सेल्स या तो डिवाइड करके नंबर को बढ़ाती है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल्स अपने आप को इलोंगेट करे। इलोंगेशन वो कर सकती है, इट डिपेंड अपॉन सेल प्रॉपर्टी। वो सेल की क्या प्रॉपर्टी है उसके भी पे चीज डिपेंड करती है। तो आपने कहा चलो हम उसका एग्जांपल देके बात बोले, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेल गेट इंक्रीज इन साइज बाय डिपॉजिटिंग न्यू मटेरियल विद इन सेल। न्यू मटेरियल विद इन सेल। आपको सर एग्जांपल, तो हम एग्जांपल की बात करते हैं। वाटरमेलन सेल इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। यह श्रुति कुछ भी गलत नहीं बोला, आपका डाटा एनसीईआरटी बुक का है जो आपको रेफर भी करना है। आपको बातें करेंगे वाटरमेलन की सेल पानी को अपने अंदर स्टोर करके 3,50,000 टाइम्स अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। ये वाटरमेलन एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ा था इन द केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, कि वहां 90 से 92% वाटर ही वाटर है। अब वाटरमेलन में पानी ही तो पी रहे हो, पानी ही तो ले रहे हो, और आपने कहा सर वहां वो पानी को मिनरल्स को स्टोर करके वो अपने साइज को बढ़ा लेती है। कितना भूमिका? 3,50,000 टाइम्स अपने साइज को बढ़ा लेती है। अगला बात करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ। अब आपको सर इंक्रीज इन लेंथ हम कहां कह सकते हैं? तो आप कह सकते हो बेटा जी, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि पोलिनेशन होता है प्लांट में और पोलन ट्यूब बनती है, और आप ये कहते हो स्टिग्मा से थ्रू दी स्टाइल ओवरी के अंदर एंटर करती है और ओव्यूल में एंटर करती है पोलन ट्यूब। तो वहां पोलन ट्यूब की लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, पोलन ट्यूब ग्रो इन लेंथ। वो लेंथ में क्या होती है? यहां पे इंक्रीज होती है। आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। और बातें करते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मैं आपको यहां बता क्या रहा हूं मानसी, मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम ग्रोथ को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं। आप चाहे तो यह भी एक पैरामीटर है ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए कि सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है।
लेंथ इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हो सर सरफेस एरिया भी एक पैरामीटर है। जैसे कि आप एक बात करते हो इन द केस ऑफ लीफ, आप कहते हो सर पहले पत्ता एक छोटा सा था, उसका थोड़ा सरफेस एरिया था, और बाद में वो लीफ बड़ा हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया का बढ़ना भी तो एक पैरामीटर है ना ग्रोथ का, भी एक पैरामीटर है ना ग्रोथ का, इन द केस ऑफ द लीफ। अब आगे और पैरामीटर्स की बात कर सकते हो। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे कि फ्रूट ऑर्गन्स का साइज जब बढ़ता है तो उनकी वॉल्यूम भी तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप कह सकते हो इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट। आप दो बातें कह सकते हो, फ्रेश वेट, ट्राई वेट। जब एक सेल अपने नंबर को बढ़ा रही है तो उसका वेट भी तो बढ़ेगा, उसमें नया प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज हो रहा है, न्यू रॉ मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसका वेट भी तो बढ़ेगा। एक वाटरमेलन अपने आप को इलोंगेट करता है, अपने आप को इलोंगेट करता है, तो उस केस में आप ये कहते हो कि सर उसने अपना साइज बढ़ाया है, बट उस टाइम पे उसका फ्रेश वेट भी तो बढ़ा है, उसने पानी को स्टोर किया है, 90 से 92% पानी को स्टोर किया है, बट उसका साइज तो बढ़ा है ना। पॉइंट तो हमारा पैरामीटर की बात है, हमारा पॉइंट तो है हमें बात करनी पैरामीटर्स के बारे में कि यस देयर आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन दैट ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव फिनोमिना, इट्स नॉट ए क्वालिटेटिव, इट्स ए क्वांटिटेटिव। हम उसे मेजर कर सकते हैं, हमें तो ये बात करनी है। वंशिका हां कि ना, अरे बोलो हां कि ना, चलिएगा। अरे घर पे बैठे हो तो क्या हुआ, घर बैठे बैठे बोल ही सकते हो मेरे साथ साथ हाँ या ना, तो सचिन बोल सकते हो, चलिएगा। आपने कह दिया ग्रोथ हमारी एक मेजरेबल फिनोमिना है, हमने ग्रोथ को मेजर भी कर लिया, सब बातें हो गई। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ, और उसका नाम होता है ऑक्सनोमीटर। तो आप याद रखना मीटर जी, यहां पे ऑक्सनोमीटर is the name of the instrument that is used to measure the growth. प्लांट के हम ग्रोथ को मेजर करते हैं by the use of the oxynometer. It's an instrument that is used to measure the growth of the plant. चलिएगा, ये बात भी आपकी हो गई। अब अगला पॉइंट आता है ग्रोथ रेट। हमें ग्रोथ को खत्म करना है, आज हमें ग्रोथ को इस लेक्चर में खत्म करना है। आपको मेंटली तैयार रहना है। जैसे मैंने क्लास में आपसे कहा, तो ये बात एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूं, जब सब चीज हमारे खिलाफ हो जाए ना, उस टाइम ही अपना बेस्ट निकालना है हमें। आज छुट्टी हो गई है, कल पीटीएम है, फिर संडे आ जाएगा, हमारे 3 दिन जाने वाले हैं जिनमें हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अगेंस्ट है, हालात हमारे अगेंस्ट है, बट हम ऐसे अपने हथियार तो नहीं डाल सकते ना। आप घर पे बैठे हैं, मैं भी घर पे हूं, हम इस माध्यम से आपको पढ़ा सकते हैं। कोरोना ने एक अच्छी चीज तो दे दी ना, देखो बुराई आई कोरोना के केस में, बट ये एक अच्छी चीज भी तो आ गई ना कि अब आप घर पे हो तो भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, और आप घर पे बैठे हो तो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं। बट आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव। आपको ये सोचना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है। हमारा सिलेबस एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़े, हम टाइम रहते चीजों को कंप्लीट करें, तो उसका हमें मौका मिलेगा। हम रिवाइज फिर स्कूल में जाके कर सकते हैं चीजों को अच्छे से। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसको प्लीज नेगेटिव वे में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव में रहना है। एंड प्लीज ये मत देखो कि वीडियो कितना बड़ा हो गया है, ये देखो आपको ज्ञान मिल रहा है बस। ज्ञान के आगे हर चीज छोटी है, तरुण ज्ञान के आगे हर चीज छोटी है। आपको उस पर फोकस रखना है, और आपको बस
पढ़ना है अच्छे तरीके से। 3 दिन है आपके पास में, जबरदस्त तरीके से मैं वीडियो बना के भेज रहा हूं आपको बस उन्हें देखना है और उनको नोट्स बनाने अच्छे तरीके से। जो डाउट रहेंगे हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बस छोड़ना मत, चीजों को स्किप मत करना, बीच में लगे रहना, पूरा वीडियो देखना है। आपको टाइम पे नहीं ध्यान देना है। क्या फर्क पड़ता है, वीडियो 2 घंटे का हो गया तो 3 घंटे का हो गया, तो पढ़ने से मतलब है ना। क्लास में भी तो 2-2 घंटे पढ़ते हैं ना, 2 पीरियड लगातार आते हैं तो वहां भी तो पढ़ते हैं ना। आज ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, पॉजिटिव रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते जाना है। चलेगा, अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, ग्रोथ रेट। आप बात करते हो जब रेट की, तो रेट को आप कैसे डिफाइन करती हो कि इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। आप डिफाइन करते हो ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ये हमारा ग्रोथ रेट को डिफाइन करने का तरीका है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब आप कहोगे सर प्लांट में ग्रोथ कैसी कैसी होती है, तो हम कहेंगे ग्रोथ 2 प्रकार से होती है। उन ग्रोथ को समझना ये नीट के लिए बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। कई बार हमारे वहां पे ग्राफ बन के आ जाते हैं और हमें उन ग्राफ को समझना है। श्रुति ग्राफ वगैरह आ जाते हैं जो हमें समझने हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, जरा समझिएगा। आपने कहा पहली ग्रोथ जो होती है उसका नाम होता है अर्थ मैटिक ग्रोथ। पहली ग्रोथ जो होती है बेटा उसका नाम होता है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ। दूसरी जो ग्रोथ होती है उसका नाम होता है बेटा जी जियोमेट्रिक ग्रोथ। 2 प्रकार की हमारी ग्रोथ होती है बेटा जी, अर्थमेटिक ग्रोथ और हमारी जियोमेट्रिक ग्रोथ। जरा देखना बेटा, समझना। आपने कहा सर ये हमारी एक सेल है जिसने अपने आप को डिवाइड किया एक टाइम में, तो आपने कहा सर जब डिवाइड करती है तो 2 सेल बनती है। अब मैंने कहा सर जैसे ही यहां पे 2 सेल बनी, जैसे बेटा यहां पे 2 सेल बनी, एक सेल तो यहां पे डिवाइड करती रहेगी आगे, और पर दूसरी सेल जैसे ही बनेगी यहां पे इट गेट डिफरेंशिएटेड। वो अपने आप को यहां पे डिफरेंशिएट कर लेती है एंड स्टॉप डिवाइडिंग। तो मतलब फिर बात बढ़ती है, ये डिवाइड करके न्यू सेल्स ऐड करती है, और जब नई सेल बनी है वो भी क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। आपने कहा सर ये फिर डिवाइड करती है, फिर एक ये सेल डिवाइड करी, और जो नई सेल बनी है डिवाइड होने के बाद वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है। फिर ये सेल डिवाइड होती है, तो आपने कहा सर फिर एक नई सेल ऐड हुई, बट जो नई सेल ऐड हुई है ना मानसी बेटा, वो अपने आप को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेती है। आपने कहा सर फिर ये सेल डिवाइड करती है, और फिर जो नई सेल बन रही है वो अपने आप को क्या कर रही है बेटा जी, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही है। चिंकी बेटा समझने की बात क्या है, यहां भी जो नई सेल ऐड हुई वो कितनी है, 1 है। यहां भी जो नई सेल ऐड हुई वो कितनी है, 1 है। हमेशा जो नई सेल्स ऐड हो रही है उसका नंबर कांस्टेंट है, उसका नंबर कांस्टेंट है। हमेशा एक ही सेल है जो बार बार डिवाइड करके यहां पे नई सेल्स को ऐड कर रही है, तो यहां पे ग्रोथ एक कांस्टेंट वे में हो रही है। तो अगर आप कहोगे कि सर हमेशा एक एक करके सेल, मतलब एक कांस्टेंट रेट से सेल्स यहां पे ऐड ऑन हो रही है, एक कांस्टेंट रेट से सेल यहां पे ऐड ऑन हो रही है, तो इस केस में अगर ग्राफ बनेगा ना, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा जी, आपका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। बना के दिखाते हैं। आपने कहा सपोज करते हैं सर ये है लेंथ एट द टाइम t, हम ऐसा इंडिकेट करते हैं। आपने कहा सर ये हम टाइम के साथ बातें करते हैं, और आपने कहा सर ये इनिशियल ग्रोथ थी, मान लेते हैं इनिशियल जो भी उसकी ग्रोथ थी, आपने कह दिया L नॉट है। अब सोचो अगर एक एक सेल ऐड ऑन होगी विद द टाइम, तो आपने कहा सर एक एक ग्रोथ ऐड होगी, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनने वाला है कि यहाँ पे ग्रोथ आपकी कांस्टेंट चल रही है। हमेशा नंबर ऑफ द न्यूली एडेड सेल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दोबारा मेरे वर्ड को सुनना प्रिय, यही वर्ड है जो आपको समझना है। राखी बेटा, द नंबर ऑफ द न्यूली एडेड सेल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आपको दिखाई दे रहा है यहां पे एक सेल है, डिवाइड करती है, 2 सेल बन जाती है, बट उन 2 सेल में से डिवाइडिंग सेल एक ही रहेगी, जो नई सेल बनी वो डिफरेंशिएट हो गई।
अभी 2 सेल डिवाइड हुई तो 3 सेल बनी, बट जो नई सेल बनी वो डिफरेंशिएट हो गई, बट डिवाइडिंग सेल एक ही रही। फिर ऐसा ही हुआ, तो जो भी न्यूली सेल बनते जा रही है वो डिफरेंशिएट होती जा रही है, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी को खत्म करती जा रही है, तो न्यूली एडेड सेल हमेशा क्या रह रही है, यहां पे कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी? एक ही रह रही है, हर बार एक एक सेल ऐड हो रही है। ऐसी जब ग्रोथ होना, तो मैं उस ग्रोथ को क्या कहता हूं? इट्स ए अर्थमेटिक ग्रोथ। इट्स ए अर्थमेटिक ग्रोथ। आपको इस तरह से बात समझ में आनी चाहिए। ग्राफ अगर बनाए तो कैसा बनेगा? यहां पे स्ट्रेट लाइन का। हमने कहा ये कोई इनिशियल ग्रोथ है, ये कोई इनिशियल ग्रोथ है, और ये क्या है बेटा? जबकि ग्रोथ एट द टाइम टी है, तो आपको दिखाई देगा कि सर इनिशियल ग्रोथ के बाद जो भी सेल्स या नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल वो हमेशा कांस्टेंट अगर रहने वाला है, तो किस तरह से वो डिवाइड करेगी? तो आप यहां पे इक्वेशन क्या लिख सकते हो? एल टी लेंथ एट द टाइम टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस में आर टी। आपको पूछे आपसे यहां पे चिंकी एल टी क्या है, तो आपने कहा ग्रोथ एट टाइम टी। यहां आपने कहा लेंथ कह दो, जब क्योंकि हम एल से इंडिकेट कर रहे हैं, लेंथ एट टाइम 0। आपने यहां कहा लेंथ एट टाइम टी। आर क्या है बेटा जी? रेट ऑफ ग्रोथ। और आपने कहा टी क्या है? टाइम ड्यूरेशन, जिसमें हम ग्रोथ की बात करने वाले। ठीक बात है। अब यहां समझ के देखते हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है ये यहां पे एक सेल है जो डिवाइडिंग सेल है, ये सेल डिवाइड करती है और 2 सेल बनाती है, एंड जो भी न्यूली सेल बनी यहां पे वो भी डिवाइड करती है, वो डिफरेंशिएट नहीं होती है। मानसी छोटा सा वर्ड है बट जबरदस्त वर्ड है। छिंकी छोटा सा वर्ड है, जबरदस्त वर्ड है कि जो भी नई सेल बनी वो डिफरेंशिएट नहीं होती है, वो भी क्या करती है? यहां डिवाइड करती है। तो अभी सर एक सेल ऐड हुई थी, बट अब अगर ये दोनों सेल डिवाइड करेंगी तो बेटा 4 सेल ऐड होंगी। सर यहां पे 2 सेल ऐड कर दी आपने। अब जब ये 4 सेल डिवाइड करेंगी तो सर 4 सेल ऐड ऑन हो गई। अब सर 8 सेल है, तो आपने कहा यहां 1 थी, यहां 2 थी, यहां 4 है, यहां 8 है। अब जब ये 8 डिवाइड करेंगी तो यहां 16 होगा, ये 16 डिवाइड करेंगी तो 32 होगी। मतलब यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल। 2 की 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 64, 128, 256, 512 ऐसे करती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो अब आप कहोगे सर यहां पे ग्राफ कैसा होगा? तो देखिएगा, मैं अगर कहूं, मैं इसको हटा देता हूं ताकि हमारी चीजें कंफ्यूज ना हो। ये आपको चीजें लिख लेनी है। तो मैंने कहा मैं इसको दिखा देता हूं W से, वेट एट द टाइम T। आपने कहा ये है हमारा टाइम, तो आपने कहा सर ये समझना इस वर्ड को कि यहां से यहां तक सर आपने कुछ कम दिखाया रेट और फिर आपने ऐसा बनाया है। तो समझना बात को, इस फेज को बेटा जी हम कहते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं बच्चा इसे? हम लैग फेज। लैग फेज क्यों बोला मैंने? तो सिर्फ देखो जरा बात को कि भाई शुरू में एक सेल थी, फिर 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने। तो शुरुआत में क्योंकि नंबर ऑफ द सेल्स कम है जो डिवाइड कर रही हैं, तो कंपेटिव रेट ऑफ द ग्रोथ भी कैसा है? कम है। बट जब ये डिवाइड कर करके नंबर ऑफ द डिवाइडिंग सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सोचो ऐसे करते करते 2000 सेल बन गई है, तो 2000 फिर एकदम से डिवाइड करेंगे तो 4000 बनेंगे, 4000 करेंगे 8000 बनेंगे, 8000 डिवाइड करेंगी 16000, 32000, 64000, 128000। तो उस टाइम पे सर फिर एक्सपोनेंशियली बहुत तेज होने वाली है ग्रोथ। तो शुरुआत में ग्रोथ का रेट धीरे था, शुरुआत में ग्रोथ का रेट धीरे था। वो जो धीरे था उसको मैंने कहा वो लैग फेज था। जो धीरे था मैंने उसको कहा वो लैग फेज था। और जब बड़ी रफ्तार से होने लगी तो मैंने कहा ये बेटा जी मेरा
लॉग फेज है, ये मेरा लॉग फेज है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फेज है। बट सोचो दुनिया में ये सेल्स या किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब सेल्स डिवाइड करेंगी तो भाई डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए, न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए। कब तक वो ऐसे ही डिवाइड करती रहेंगी? एक टाइम आएगा जब उसे न्यूट्रिएंट मिलना बेटा जी यहां पे लिमिटेड हो जाएगा। तो आपने कहा देन इट बिकम कांस्टेंट, देन इट बिकम कांस्टेंट। तो आपने कहा ये फेज आ गया कांस्टेंट फेज। आप कह सकते हो ये आ गया स्टेशनरी फेज। कैसा आ गया? स्टेशनरी फेज। तो कोई पूछे आपसे इन द केस ऑफ जियोमेट्रिक शेप ऑफ द कर्व कैसी है, तो आपने कहा इट इज सिग्मॉइड कर्व, एस शेप। सिग्मॉइड का मतलब होता है एस कर्व, एस शेप की कर्व है, आपने दिखाई दे रही एस शेप की कर्व बनती है, सिग्मॉइड कर्व बनती है। बात समझ में? दोबारा बोलता हूं, शुरुआत में ग्रोथ का रेट धीरे है, बाद में बड़ा तेज, और फिर क्योंकि अब यहां पे न्यूट्रिएंट लिमिटेड हो जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक बात है। अब एक वर्ड को समझना, सर यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? तो आप ये कह सकते हो यहां पे फॉर्मूला होगा WT इक्वल टू W0 ERT। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है भाई कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है या एक्सपोनेंशियल जो कर्व होती है वहां पे उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। WT है बेटा जी वेट एट टाइम t। ये क्या है बेटा जी यहां पे? इनिशियल वेट। E क्या है बेटा जी? नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। R कहते हो ग्रोथ रेट, और T क्या है? टाइम। अब कई बार है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, सर इस ग्रोथ रेट को हम कैसे डिफाइन करें? तो मैं कहूंगा एक्चुअली चलो हम बातें करते हैं। मैं इस ग्रोथ रेट के लिए बोलूंगा इट इज एफिशिएंसी इंडेक्स। भूमिका बेटा इस वर्ड को समझना है कि ग्रोथ रेट एक्चुअली क्या है? यहां पे एफिशिएंसी इंडेक्स है। मतलब क्या इस बात का कि भाई आपने कहा ग्रोथ रेट होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहां पे जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होने लग रही है, वो बाहर से मेटेरियल को कंज्यूम कर रहा है और उन्हें यूटिलाइज कर रहा है फॉर देयर ग्रोथ। तो वो प्लांट कितना एफिशिएंट है, वो प्लांट कितना एफिशिएंट है, वो कितना कैपेबल है कि वो न्यूट्रिएंट का अपटेक कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके। जो प्लांट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर पाएगा, उसकी ग्रोथ भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जो यहां पे न्यूट्रिएंट को ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा, मैं कहूंगा उस केस में मैं कह सकता हूं उसका एफिशिएंसी इंडेक्स लो है। क्योंकि किस रफ्तार से ग्रोथ हो रही है वो डिसाइड तो कौन कर रहा है? उसे बेटा जी आर कर रहा है ना। हम आर को क्या करें? ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कितनी ग्रोथ कर रहा है, मतलब वो उसका एक एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना एफिशिएंटली रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, उन्हें यूटिलाइज करता है और ग्रो करता है। ये सब उसके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो दीज आर नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स। तो पेपर में आ जाए कि आर वर्ड को हम एफिशिएंसी इंडेक्स क्यों कहते हैं, तो बता देना बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट टू एब्जॉर्ब यूटिलाइज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग इन देयर ग्रोथ। हाँ कि ना? ये बेटा जी आपकी ग्रोथ है। अब आपको जियोमेट्रिकल ग्रोथ किस में होती है? मैं कहूंगा जब एक प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है उस टाइम पे उसकी ग्रोथ कैसी होती है? जियोमेट्रिक होती है। और बाद में उसकी ग्रोथ कौन सी होती है? अर्थमेटिक होती है। इन द बिगनिंग स्टेज उसकी ग्रोथ जो होती है जियोमेट्रिक होती है और बाद में उसकी कैसी होती है बेटा जी? अर्थमेटिक होती है। दोनों तरह की ग्रोथ हमें दिखाई देती है। ओके एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, आपको बोर नहीं करेंगे ज्यादा,
क्योंकि आज ग्रोथ को खत्म करना है बेटा जी, ग्रोथ को खत्म कर देते हैं इस लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट। आई नो आप बोर हो रहे हैं, बट बोर नहीं होना है आपको। अब अपना टॉपिक आता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ कंपैरिजन। आपको ग्रोथ को कैसे मेजर करना है, कैसे उसे कंपेयर करना है, आपको वो देखना। जरा मैं दो डायग्राम बनाता हूं, उसको जरा समझना। सब ऐसा बना देते हैं। मानसी बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, समझना है। आपने कहा सर दो प्लांट है, उनके दो पत्तों की हम बात करते हैं कि उनकी ग्रोथ हो रही है, तो कैसे कैसे होते हैं जरा देखते हैं। हमने कहा इसका जो सरफेस एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही डाटा अपने मन से बना रहे हैं। इसका जो एरिया है वो है यहां पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा सर एक वीक के अंदर दोनों का साइज बढ़ा, टाइम कांस्टेंट रखते हैं, इनका साइज बढ़ा, तो सर कैसे बढ़ा? आपने कहा सर इसका जो साइज है वो ये बढ़ गया। अब मैं जो यहां बेटा रेड कलर से दिखा रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंक्रीज इन द साइज की, उसका साइज ये बढ़ गया। गरिमा बेटा यहां भी उसने अपने आप को इंक्रीज किया साइज में, हंसिका बेटा उसने इंक्रीज किया अपने आप को, और ये उसका इंक्रीज साइज है। शिक्षा बेटा उसने इंक्रीज किया, मानसी, हिमांशी, निष्ठा, गुड़े ये उसका साइज बढ़ा, और ये साइज बढ़ के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये साइज बढ़ के हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जब ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तो दो तरह से कंपेयर करते हैं। पहला कंपैरिजन होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। कैसे कहा आपने कहा मैं मान लेता हूं ये पत्ता हमारा ए है और बेटा ये पत्ता हमारा यहां पे बी है, तो आपने कहा ए की ग्रोथ कितनी है? आपने कहा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, हम घंटे की बात कर लेते हैं, पर आवर। उसका कितना है बी की? तो आपने कहा सर ये भी एक्चुअली 55 हो गया, कितने से बढ़ के? 5 से बढ़ के। तो आपने कहा ये भी कितनी है यहाँ पे? आपने कह दिया ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आगे आवर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हम जो भी यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है। तो इसने भी अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया बढ़ गया कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें दिखाई देता है कि अगर मैं कंपेरिजन करता हूं तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सचिन बराबर है। दोनों यहां पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज में इंक्रीज हो गए, दोनों यहां पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज में इंक्रीज होगी। ये उनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ है, ये उनकी एक्चुअल ग्रोथ है दोनों ने जो यहां पे की इस टाइम पीरियड में, हाँ या ना? बट हम ग्रोथ का ये तो पहला कंपैरिजन का तरीका, मैं दूसरे कंपैरिजन पे आता हूं तो वो क्या है? वो है बेटा जी रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब जब मैं रिलेटिव वर्ड लगाता हूं तो मैं क्या कहता हूं? रिलेटिव का मतलब है कि कितने पे कितना ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन में इनिशियल टाइम, मैं ऐसी बात करता हूं। ग्रोथ पर यूनिट टाइम
अपॉन इनिशियल ग्रोथ। अब सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो यहां पे कितने पे कितना, कितने पे कितना। मैं रिलेटिव बात कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं कि भाई पहले इसकी 5 थी, अब ये बढ़ के 10 हो गई, तो उसने 5 के ऊपर 5 बढ़ाया। उसकी ऑलरेडी कितनी थी, 50 थी, और अगर ये 5 पे 5 बढ़ा रहा है तो उसको 50 पे 50 ही बढ़ानी चाहिए ना, ऐसा तो। बट वो कर क्या रहा है यहां पे, वो 50 पे 55 कर रहा है, मतलब 50 पे 5 ही बढ़ा रहा है। तो हमें यहां पे ये कहना है कि भाई ए की जो है, अगर हम इसे परसेंटेज में निकाल लेता हूं, उसे 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपने कहा ए वाले की ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितनी हुई बेटा जी, आपने कहा 10 माइनस में 5, इनिशियल कितनी थी 5 इंटू में 100 कर दें, तो आपने कहा सर 5 अपॉन 5 इंटू में 100, तो आपने कहा भाई उसने ग्रोथ की 100%। बट इन द केस ऑफ बी आपने कहा भाई पहले अब होगी 55, पहले थी 50, इनिशियल है 50, तो आपने कहा 5 अपॉन 50, और आपने कहा ये 100 है, तो आपने कहा ये कटा, तो आपने कहा 10%। बी की ग्रोथ कितनी है, 10% है, और ए की ग्रोथ कैसी है बेटा जी, 100% है। मतलब समझिएगा, हमने उसी ग्रोथ को ही तो कंपेयर किया है। श्रुति बेटा मैंने उसी ग्रोथ को कंपेयर कर रहा हूं, इन दो पत्तों की ग्रोथ को कंपेयर करके, पर मेरा तरीका अलग अलग है। क्या मैं उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ को देखता हूं, और अगर मैं ये देखता हूं एब्सोल्यूट दोनों ने उस टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ की, तो आपने कहा दोनों ने सिर्फ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना साइज बढ़ा लिया, तो एब्सोल्यूट है। बट अगर मैं यहां रिलेटिव वे में बात करूं, कितने पे कितना, उसने 5 पे अपना बढ़ा के 10 कर लिया, मतलब उसने 5 सेंटीमीटर बढ़ा लिया, सिर्फ 5 उसका इनिशियल था, उसका 50 तो ऑलरेडी था, और उस पे भी उसने 5 ही बढ़ाया, तो ये 5 पे ही 5 बढ़ा रहा है, वो 50 पे 5 बढ़ा रहा है, तो मतलब वो कंपेरेटिव कम बढ़ा रहा है उस टाइम पे, उसके अंदर वो ग्रोथ कंपेरेटिव कम हो रही है। दैट्स द पॉइंट। मैं यहां बात करता हूं रिलेटिव ग्रोथ की, मतलब ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन में इनिशियल ग्रोथ। परसेंटेज निकालने के लिए उसे 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपको दिखाई देते रिलेटिव ग्रोथ ए वाले की ज्यादा है, बी वाले की कम है, बट एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की इक्वल है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या पूछता है वो आपसे, ऐसे साइज दे देगा कुछ और कहेगा दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनाता है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ इज, तो आप कहोगे ए एंड बी हैव द इक्वल एब्सोल्यूट ग्रोथ। बट रिलेटिव ग्रोथ की बात कहेगा जब आपसे वो, तो क्या कहेगा भूमिका, ए सो मोर रिलेटिव ग्रोथ इन कंपैरिजन टू दी बी। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रही है बातें। चलिएगा अब एक पॉइंट आता है, सर अगर हम ग्राफ के हिसाब से करें, क्योंकि फिजिक्स में हम हर चीजों का ग्राफ बना देते हैं, तो बायो है तो बायो में थोड़ी फिजिक्स डाल लेते हैं, साइंस तो सब मिली हुई है ना आपस में, तो यहां पे हम एक ग्राफ बना के देख के, तो सर एब्सोल्यूट का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप ऐसा कह सकते हो सर ये है ग्रोथ, मैं रेट की बात करता हूं, और ये मैं बात करता हूं टाइम की। तो आपने कहा जब साइज छोटा है तो उसकी ग्रोथ होने लग रही है, उसकी ग्रोथ होने लग रही है, वो ग्रोथ करता 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 यहां पे बढ़ता जा रहा है। बट जब वो अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगा, जब वो अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगा, उसकी ग्रोथ होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपने कहा मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, तो मैं कहूंगा पहले वो बड़ा रफ्तार से ग्रोथ करेगा, फिर जाके आपने कहा सर वो ऐसे करेगा, और जब उसकी ग्रोथ जितना एक मैक्सिमम साइज को अटेंड कर लेगी, या मैं कहूंगा जब वो ग्रो करता जा रहा है, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है कि वो छोटा है 5 का, तो उसने 5 ही अपने साइज को बढ़ा लिया, अब वो 50 पे 5 बढ़ा रहा है, तो कंप्यूटर का ग्रोथ रेट क्या हो गया, कम हो गया ना। तो आपने कहा सर शुरुआत में उसका बड़ा फास्ट होता है, वो इंक्रीज होता जा रहा होता है, उसके बाद जाके फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा एक टिश्यू की, एक ऑर्गन की एज बढ़ती जाती है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन होना शुरू होता है। जैसे हम ये कहते हैं मैक्सिमम ग्रोथ है उसका यंग एज में, वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है। यंग एज में, एक यंग लीफ है, एक यंग प्लांट है, तो बड़ा तेजी से बढ़ता है। देखा होगा आपने सीडलिंग को बोया, एक प्लांट को, सीड को बोया, वो तेजी से ग्रो होता है। बट जब वो एक हाइट वगैरह का टेंड, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, बट कंपेयर टू धीरे हो रही है, उसका ग्रोथ रेट क्या हो गया, वहां पे डिक्रीज हो गया। तो हमने कहा पहले ज्यादा तेजी से, बाद में क्या हो रहा है, वो आपका कम हो रहा है ग्रोथ रेट।
तो आपने कहा विद द एज ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। अगर यहीं पे बात की जाए रिलेटिव के केस में, तब क्या कहोगे, सर पहले उसका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट था वो क्या था, मैक्सिमम था, और जितना वो आगे बढ़ा उसका वो ग्रोथ रेट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया। रिलेटिव ग्रोथ रेट, यहां मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के केस में बेटा जी, कि शुरुआत में तेज होता है, फिर कांस्टेंट होकर फिर वो आपका धीरे धीरे जितनी एज बढ़ती जाएगी उसका ग्रोथ रेट कम होता जाएगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ भी कम हो जाएगी उसकी बेटा जी जितना उसका साइज बढ़ना शुरू होगा। और रिलेटिव आप कहते हो सब जो छोटा है तो छोटे में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा, धीरे 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 करके वो क्या आ जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे ये आपकी कर्व बन जाती है, ये है रिलेटिव ग्रोथ कंपैरिजन में, ये आती है आपकी एब्सोल्यूट में। ठीक बात है, चलिएगा। इसके साथ ही हमारा ग्रोथ वर्ड खत्म होता है। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, मैं अभी आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप ज्यादा बोर ना हो जाएं। बट शाम को एक वीडियो आपका और अपलोड होने वाला है, और उस वीडियो में बातें करूंगा व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दैट अफेक्ट द ग्रोथ, ग्रोथ को क्या क्या कंडीशन अफेक्ट करेंगी, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या फैक्टर उसे रेगुलेट करते हैं, वो सब बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है, और आप जब स्कूल में आएंगे मैं नोटबुक चेक करूंगा आपके बेटा जी, आपको सारे वीडियो देख के आना है। अब आप घर पे हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप प्लीज, क्योंकि सारे खत्म करके आना, और बाकी टीचर्स आपके, जहां तक मुझे उम्मीद है या जैसा मुझे लगता है सबका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो शायद कोई वीडियो ना डाले आपके लिए, बट आपको ये बायो का एक मौका है कि अपना पूरा करो, जितना आपको टाइम मिल पाता है तो आपको करके आना है सारा काम। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट लाइक एक्सक्यूज, क्योंकि जिंदगी में कोई एक्सक्यूज होता ही नहीं है आगे बढ़ने का। एक सिर्फ शिद्दत होती है हमें कि हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है, बहाने होते ना करने के, तो मुझे बहाने नहीं चाहिए बेटा जी। चलेगा, थैंक यू वेरी मच।